हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं आज मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है इसके साथ। और इस प्रोडक्ट की खास बात क्या थी, है ना, यही से क्वेश्चन समझ में आता है। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी, इसने लिखा है कि कैसे सॉल्व करना है, उसका एक हिंट दिया है। ये कब तो इसको पढ़ेंगे, कब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, टाइम भी बहुत लग जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जेईई एडवांस में टाइम की कोई कमी नहीं है ना, टाइम आपके पास खूब है, बढ़िया ढंग से सॉल्व करो, है ना, उसको एक बार के लिए स्टार्ट जरूर करो। कुछ पार्ट इस O2 का बचा है जो भी रिएक्ट नहीं किया है, जो एक्सेस में था, तो ये कुछ बचा होगा और कुछ CO2 बना होगा। सर लेकिन कुछ वाटर भी तो बना होगा। मैंने कहा बिल्कुल बना होगा, लेकिन वाटर है लिक्विड, तूने मोल बैलेंस कर दिए। ये मोल वाला कॉन्सेप्ट क्यों मैंने काम में लिया? ये इसलिए काम में लिया क्योंकि हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं कट्टर जेईई एडवांस सीरीज जो हमारी स्टार्ट हुई है उसमें। और इसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं आज मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है इसके साथ। दोनों ही चैप्टर जो है वो कहने को आसानी है ना, इजी कैटेगरी में मैं बोलूंगा। और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से करके जाएं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इनसे हर साल क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। इस सीरीज का जो मोटिव है मेरे हिसाब से आप सब लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। बिकॉज एक फ्री कंटेंट जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यूट्यूब पे हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जेईई मेंस की बात हो, चाहे वो एडवांस की बात हो। तो क्योंकि अब मेंस हो चुका है, एडवांस की बात हो रही है, तो इससे पहले हम लोग हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे पूरा चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो समझ में आता है और पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं, है ना। तो ऐसे समेटते हुए से क्वेश्चंस जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में समेटते हो, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वाले सेशन में कवर करते हैं, है ना। और इसी कैटेगरी में इससे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल चुकी होगी, शायद एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिल चुका होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है जो आपको मिलने जा रहा है, मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। इनको आप लोग देखें अच्छे से। रिकॉर्डेड सेशंस देने का जो मोटिव था हमारा, वो भी हम लोगों ने जब इसका ओरिएंटेशन था या फिर इसका जब वो था लॉन्चिंग था, उस समय हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम चाहते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, एक बार के लिए आप उस स्क्रीन को पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। जब आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करते हो ना, तभी बेटा आप लोग चीजों को सीखते हो, है ना। तो खुद ट्राई कर पाओ, इसलिए हम लोगों ने इसको रिकॉर्डेड वर्जन में दिया है। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना। होता है, नहीं होता, आधा होता है, पूरा होता है, वो बात की बात है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें तो ये फिर गलत बात है। फिर इस सीरीज का मोटिव भी जो हमारा है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और इस सीरीज का जो असली फायदा आपको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से नहीं करते हो तो, है ना। तो मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि आप लोग क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर सॉल्व करोगे, जितना हो पाएगा उतना बढ़िया है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शंस इस वाले टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पीवाईक्यूज मैंने ऐड नहीं किए हैं, है ना, पीवाईक्यूज नहीं ऐड किए क्योंकि मुझे लग रहा है पीवाईक्यूज तो आप लोगों ने खुद से भी सॉल्व किए होंगे काफी हद तक, है ना। बहुत सारे पीवाईक्यूज आप लोगों ने कर लिए होंगे अब तक, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यूज के नहीं ऐड किए। बहुत ज्यादा क्या, अभी तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं ऐड किया है। मैं चाह रहा हूं कि नए क्वेश्चंस आपको मिले और आप नए क्वेश्चन से खुद से सॉल्व करो, ठीक है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। दिखने में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता है कि 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट वाज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है कि K2CO3 था आपके पास, यस, पोटेशियम का कार्बोनेट था, और इसने बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट किया। बहुत सारे रिएजेंट, कुछ नहीं लिखा हुआ किसके साथ रिएक्ट किया। बहुत सारे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया, है ना, वो आपके सामने लिखा है, ये रहा K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, है ना, ये प्रोडक्ट बनाया। और इस प्रोडक्ट की खास बात क्या थी, है ना, यही से क्वेश्चन समझ में आता है। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी, इसने लिखा है कि कैसे सॉल्व करना है, उसका एक हिंट दिया है। वो दिया है टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN3। मतलब यहां पर जितने भी कार्बन एटम थे, सर सारे के सारे कार्बन एटम इसमें पहुंच गए।
है ना, ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। जो इसने लैंग्वेज लिखी है ना कि सारे के सारे कार्बन एटम जितने यहां थे वो यहां पहुंच गए, इसका मतलब सर ऐसा लग रहा है कि जो कार्बन के एटम्स है वो कंजर्व हो, जैसे उनका कंजर्वेशन हो रहा है, ऐसे कार्बन एटम का कंजर्वेशन हो रहा है। याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को, है ना। अब यहां पर आप मोल कॉन्सेप्ट या फिर स्टोइशियोमेट्री नहीं अप्लाई कर सकते। स्टोइशियोमेट्री लगाओगे कहां से? स्टोइशियोमेट्री के लिए हमें केमिकल रिएक्शन पता होनी जरूरी है। हम यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसके लिए भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो? तो इस वजह से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा सर? सॉल्व होगा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा के। अब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किस पे लगाएं? उस एटम पे जो सर एटम कंजर्व है। और वो कौन सा एटम का कंजर्वेशन हो रहा है? जो सर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखिए कार्बन एटम का कंजर्वेशन हो रहा है ना। तो आप लोग क्या करोगे? आप पीओएसी लगाओगे, पीओएसी लगाओगे फॉर कार्बन एटम्स, है ना, पीओएसी फॉर कार्बन एटम्स। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब आपने कार्बन पे क्यों लगाया, नाइट्रोजन पे क्यों नहीं लगाया? अबे नाइट्रोजन यहां है नहीं। आपने पोटेशियम पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में गारंटी नहीं है कि पोटेशियम जितना यहां था उतना ही यहां हो सकता है, बीच में पोटेशियम कहीं और कन्वर्ट हो गया, किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वो क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, मेंशन सिर्फ कार्बन एटम के लिए किया है। इस वजह से मैं पीओएसी भी किसके लिए लगाऊंगा? कार्बन एटम के लिए लगाऊंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्का? आओ तो देखो कैसे लगाएं। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जितने मोल कार्बन के इधर हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, कैसे लगाते हैं हम लोग पीओएसी? मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ऐसे लगा सकता हूं मैं? यस, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, K2CO3 के 1 मोल में कार्बन के कितने मोल हैं? एक ही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितने मोल्स K2CO3 के होंगे उतने ही मोल किसके होंगे? कार्बन के होंगे। इज इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, बताइए ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा है इसके 1 मोल में कार्बन के कितने मोल हैं? इसके 1 मोल में कार्बन के कितने मोल हैं? सर देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में 6 दूनी 12 कार्बन के एटम है, तो एक मोल में 12 मोल कार्बन एटम्स हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जितने मोल्स K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस के हैं उसके 12 गुना होंगे कार्बन के मोल। बोलो जरा, ऐसे लिख सकता हूं? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है। अब K2CO3 के मोल कैसे निकालें? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस, तो इसका जो मास है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 27.6 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। पोटेशियम का आपको एटॉमिक मास पता होता है 39 होता है ना, और कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया 16। तो मेरे हिसाब से कर लोगे आप लोग कैलकुलेट? बोलो। यस 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 138 आएगा मेरे हिसाब से, है ना। इसका जो मोलर मास आएगा कितना आएगा? 138 आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेना, है ना, हालांकि इसकी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था। इज इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस। इसका मास, सर इसका मास तो हमसे पूछा है, और इसका मोलर मास, सर वापस से इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने लिख दिया 698, है ना। ये इसका मोलर मास आएगा, एक बार आप लोग चेक कर लेना। यस, और यहां से आपको जो मास ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा W का वैल्यू, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो 27.6 इंटू 698 डिवाइड बाय 12 इंटू 138। यस, ये क्वेश्चन है, ये इसका अल्टीमेट मास आ जाएगा, और ये मास किस में आएगा? ग्राम में आएगा, है ना। और मैंने ऐसे सुना है कि आप लोगों की कैलकुलेशन के बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं, है ना। बोला भाई साहब इन बच्चों की कैलकुलेशन अब बहुत जबरदस्त है ना। तो मैंने तुम्हारे भरोसे इसकी कैलकुलेशन छोड़ दी है, इसको सॉल्व कर लेना। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो 11.6 इसका आंसर आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, है ना। कैलकुलेशन एक बार देख लें, मेरी बात पे ज्यादा विश्वास ना करें कि 11.6 आ रहा है या नहीं आ रहा। आप खुद से सॉल्व करें और फिर देखें आया तो ठीक है, नहीं आया तो जो आए उसको सही मान लें। लेकिन इसका जो मेथड है मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ठीक सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बोलिए, डन है? आगे चल सकते हैं हम लोग? पक्का? आओ फिर। यस, ये पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मतलब सारे ही प्यारे हैं, है ना। ये कहने की क्या ही जरूरत है कि ये प्यारा है वो प्यारा नहीं है, लगभग सारे ही प्यारे हैं, बस आप तो करते जाओ, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, अच्छे से पढ़ो जरा। और मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ना घबरा मत जाया करो।
कई बार ऐसा लगता है लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन 5-6 लाइन का क्वेश्चन आ जाए ना तो हमारा हौसला सब पस्त हो जाता है, हमें लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, है ना, ये कब तो इसको पढ़ेंगे, कब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, टाइम भी बहुत लग जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए जेईई एडवांस में टाइम की कोई कमी नहीं है ना, टाइम आपके पास खूब है, बढ़िया ढंग से सॉल्व करो, है ना, उसको एक बार के लिए स्टार्ट जरूर करो, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि साहब 1 ग्राम आपने दे रखा है अलॉय का, अलॉय किस किसका है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक अलॉय है। When treated with excess of dilute HCl forms MgCl2, AlCl3 and hydrogen। अच्छा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन कलेक्टेड ओवर मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1.2 लीटर्स एट 0.92 atm प्रेशर। ठीक बात है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द अलॉय, कंपोजिशन बताना आपको, परसेंटेज बताना है कि मतलब एल्यूमिनियम कितना ग्राम था और मैग्नीशियम कितना ग्राम था इस 1 ग्राम में से। देखो यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो बच्चे को हो सकता है ना, बच्चे को क्या लगता है, जैसे ही क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिख जाए ना गैस का, है ना, तो उसको लगता है कि वो वॉल्यूम एसटीपी वाला वॉल्यूम है। नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझिए आप, क्या ये जो वॉल्यूम दिया आपको 1.2 लीटर, क्या ये एसटीपी का वॉल्यूम है? नहीं सर, एसटीपी कंडीशंस होती हैं जब प्रेशर 1 बार हो और आपका जो प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। सर यहाँ टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन प्रेशर 1 बार नहीं है, 1 atm भी नहीं है। अगर मान लो फिर भी मैं थोड़ा बहुत उसके आसपास मान लूं तो 1 atm भी नहीं है। यहाँ कितना दे रखा, 0.92 atm। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम दे रखा है ये किसी एक अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे दे रखा है, इसको एसटीपी मानने की गलती आप लोग ना करें। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो फिर भी सर अब इसको सॉल्व तो करना है ना, 1 ग्राम आपके सामने है, तो सर एक काम करेंगे, एक काम करेंगे भाई, आपके पास एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये 1 ग्राम है, ये मिक्सचर दे रखा है 1 ग्राम। तो सर इसमें से एक काम करो, एल्यूमिनियम को कुछ मान लो, एल्यूमिनियम मान लेता हूं मैं x ग्राम है, ऐसे मान लो क्या कि सर जो मास ऑफ एल्यूमिनियम है वो कितना है, x ग्राम है। ठीक है सर, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, x ग्राम है। तो सर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 1 - x ग्राम। कोई बोल ही नहीं रहा। इन्होंने रिएक्ट किया किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो खुद बताओ एल्यूमिनियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सर सॉल्ट बनेगा AlCl3 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन। क्या आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो क्या? कर लेंगे सर, ऐसी क्या बात है, बैलेंस तो कर ही सकते हैं, नहीं क्या? सर एक बात बताऊं, यहां 3 लिख दूं और यहां 3/2 लिख दूं तो काम बन जाएगा क्या? चेक करना सर। हाँ सर, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है ना, यहां रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है सर, बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर मान लो आपने मैग्नीशियम ले रखा है, मैग्नीशियम के साथ भी तो HCl रिएक्ट करेगा ना बेटा, है ना दादा, क्या बनेगा सर? MgCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगा। सर ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है सर, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। और क्वेश्चन में बोला भी है इसने कि जब आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे इनकी तो AlCl3 बनेगा, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बिल्कुल सही है सर, ठीक है सर। एक बात बताओ, आपने एल्यूमिनियम का मास x ग्राम लिया है, तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम तो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास एल्यूमिनियम का मास x ग्राम है और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है 27, तो इसके मोल्स हो गए x/27। ठीक है। और वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, आप वापस से वही फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, और वो हो जाएगा साहब गिवन मास है इसका 1 - x और इसका मोलर मास है 24, क्वेश्चन में गिवन है। तो सर ये इन दोनों के मोल्स मिल गए। यस। अब देखो मुझे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, वो इंफॉर्मेशन दे रखी है हाइड्रोजन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो अब ये जो मोल्स हैं, इन मोल्स को मैं हाइड्रोजन की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बारे में नहीं दे रखी। अब मुझे इस क्वेश्चन को किसकी तरफ ले जाना पड़ेगा? हाइड्रोजन की तरफ ले जाना पड़ेगा। सर वो मैं कैसे ले जाऊं? अरे सर यूनिटरी मेथड है ना। देखो अगर आपके पास 1 मोल एल्यूमिनियम है तो उससे 3/2 मोल H2 बन रहा है। बोलो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मेरे पास 1 मोल एल्यूमिनियम होता तो उससे H2 कितना मिलता? 3/2 मोल H2 बनता। कोई बोल ही नहीं रहा है। लेकिन मेरे पास एक्चुअली है कितना मोल? सर मेरे पास एल्यूमिनियम का है x/27 मोल एल्यूमिनियम। तो इससे हाइड्रोजन कितना बना होगा? सर वो बना होगा 3/2 इंटू x/27 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए इतना मोल हाइड्रोजन आपको कहां से मिला है? सर ये मिला है मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम से। और वैसे ही यूनिटरी मेथड आप मैग्नीशियम के लिए भी लगा सकते हो। यस, अगर 1 मोल मैग्नीशियम है तो उससे हाइड्रोजन कितना मिल रहा है? सर हाइड्रोजन का 1 मोल मिल रहा है ना। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर है। बिल्कुल है सर। यस, तो सर यहां से कैलकुलेट कर लीजिए ना, मोल्स ऑफ
हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, है ना, सॉरी, एक मोल से एक मोल हाइड्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब सर यहां से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख दो, जितने मोल मैग्नीशियम के, और मैग्नीशियम के कितने मोल हैं, x/1 - x/24। तो सर एक बात बताओ, ये जो मिक्सचर है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, इससे टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना मिल गया आपको? भाई इतने मोल आपको मिले एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन, कितने मोल मिले मैग्नीशियम से हाइड्रोजन के, तो टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? ये हो गया था सर 3/2 इंटू x/27 प्लस 1 - x/24। ये हैं हाइड्रोजन के मोल्स, जो कि आपको कहां से मिले हैं? इस पूरे मिक्सचर की रिएक्शन आपने HCl के साथ करवाई, उससे मिले हैं। ठीक है सर, ये तो मतलब एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब लेकिन सर इसका क्या करें? मोल्स है आपके पास हाइड्रोजन का, अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर तो काम ही खत्म हो गया। अगर मुझे x मिल गया तो फिर काम खत्म है, x मिल गया तो काम खत्म है। अरे बोलो। ठीक है सर, ये x कैसे निकालें? देखो आपके पास मोल्स हैं हाइड्रोजन के, यहां पर वॉल्यूम है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो कैसे निकाल सकते हो? आप बोलते हो सर मोल्स का जो फॉर्मूला होता है ना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो होता है वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP डिवाइडेड बाय 22.7, है ना। देखो सही फॉर्मूला तो 22.7 होता है, लेकिन 22.4 लेके भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जनरली, है ना। STP पे 22.7 इज मोर करेक्ट, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में 22.4 लेके कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो सके, लेकिन मोर करेक्ट क्या होगा? मोर करेक्ट होगा 22.7, है ना। यस, आप 22.7 लेके भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना, लेकिन 22.4 लेके कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो 22.4 वाला है। ठीक है, वो मुझे याद है। डन है, तो आओ जी। तो सर यहां पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए एट STP, और बहुत सारे लोग वहां क्या लिख देंगे 1.2 लिख देंगे, और वहीं पर उनका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है मैं आपको बताऊं, ये STP वाला वॉल्यूम नहीं है, ये किसी और टेम्परेचर प्रेशर वाला वॉल्यूम है। तो मुझे इस टेम्परेचर प्रेशर वाले वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम एट STP में। क्यों, कैसे कन्वर्ट होगा? सर एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस तो वही है ना, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो, क्या हाइड्रोजन के मोल चेंज हो सकते हैं क्या कभी? नहीं सर, सर मोल सेम रहते हैं, भले ही टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाए। आपने कंटेनर ले रखा है, कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन घुसा दी, उसके मोल्स फिक्स हो गए। अब उसका आप टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाओ, प्रेशर कुछ भी करो, मोल्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बात तो सही कह रहे हो, है ना। तो इसी वजह से मैं मोल्स बराबर कर दूंगा, दो अलग अलग कंडीशंस में फॉर्मूला लगा देता हूं, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, है ना। ये वाली जो कंडीशंस है, ये वाली ले लेता हूं मैं STP कंडीशंस, और ये वाली जो कंडीशंस है जो क्वेश्चन में दे रखी है वो वाली है। क्वेश्चंस में जो दे रखी है उसमें जो टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो कितना है? प्रेशर है सर प्रेशर है 0.92 ATM, और इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1.2 लीटर, और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 इज इक्वल टू STP कंडीशंस में प्रेशर कितना होता है? 1 बार होता है सर, 1 बार होता है, लेकिन मैं यहां पर 1 ATM लेके कर रहा हूं क्योंकि वो बार को ATM में फिर कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा और वो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी। और यहां पर 22.4 भी ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं यहां पर टेम्परेचर को कितना ले रहा हूं? 1 ATM ले लेता हूं, है ना। क्योंकि जब टेम्परेचर 1 ATM होता है तो वॉल्यूम 22.4 आता है, और टेम्परेचर जब प्रेशर जब 1 ATM होता है तो 22.4 आता है, और 1 बार होता है तो 22.7 आता है ना। एक्चुअल कंडीशन 1 बार होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 24 ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी 22.4 ले रहा हूँ, तो यहाँ प्रेशर को मैं 1 ATM लिख देता हूँ, ठीक है ना। और वॉल्यूम मुझे नहीं पता, STP पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। STP पे टेम्परेचर कितना होता है? 273, तो यहाँ से 273 तो उड़ गया, यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एट STP, ये वॉल्यूम कौन सा है? STP वाला वॉल्यूम है। एक बार के लिए आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कितना आएगा, है ना, 0.92 इंटू 1.2। यस, ये वाला आप सॉल्व कर सकते हो क्या एक बार के लिए? हथियार निकालते हैं, है ना, हथियार आजा, कैलकुलेटर आजा, आप प्रकट होइए, है ना। और 0.92 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0.92 को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 1.2 से, है ना, 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वॉल्यूम आएगा 1.014 लीटर्स। ये वॉल्यूम कौन सा है? STP वाला वॉल्यूम है सर। बस अब काम खत्म हो गया। ये जो वॉल्यूम ऑफ STP है आप इस क्वेश्चन में यहां डाल सकते हैं और हमारा काम बन जाएगा सर। बताओ, बोलो तो, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई सर। यहां से मोल्स ऑफ, आपने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया सर? ये कितना था? 1.01, 1.104, है ना,
1.104 मोल्स। और ये जो मोल थे, टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर थे? ये लिखा हुआ सर आपके सामने, 3x/54, 3x/54 प्लस 1 माइनस x/24 है ना, यही था, प्लस 1 माइनस x/24। और सर ये इक्वल आ रहा है 1.014। और इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करके बेटा x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप लोग ये कर पाओगे? क्या आप ये काम कर पाओगे क्या? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना, एडवांस लाइक क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, और यहां से सॉल्व करके क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। बताओ जरा x की वैल्यू क्या आएगी? जितना मुझे याद है ना। अरे बेटा ये तो मोल्स हैं, मोल्स किसके बराबर है? सिर्फ हाँ, मोल्स अपॉन 22.4 भी तो आएगा। ये वॉल्यूम आया 1.104 मोल्स। हाँ, मोल्स के बराबर नहीं है, वॉल्यूम के बराबर है, डिवाइडेड बाय 22.4। इसको डिवाइड बाय 22.4 भी तो करोगे है ना। ये है मतलब मोल्स, तो ये तो वॉल्यूम था है ना। तो सर यहां से x को वैल्यू आएगी 0.55 ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.55 ग्राम। और x क्या था? x इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो सर अगर मैं तुमसे पूछूं मास परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, परसेंटेज कंपोजिशन अगर मुझे निकालना हो, मास परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? तो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100%। ऐसे तो करते हो आप लोग। तो सर ये आ जाएगा 55%। और अगर ये 55% है तो मास परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? मास परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? सर वो हो जाएगा 45%। आपको हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना, जिसकी बात की ना क्वेश्चन में। फाइंड कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द एलॉय है ना, एलॉय का कॉम्पोजिशन, दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलॉय। बोलिए, बोलना पड़ेगा बेटा। क्या यहां तक कहानी ठीक है क्या? यस यस यस, जल्दी बोलो। यहां तक ठीक है? समझ में आया क्या क्वेश्चन? डन है? बहुत बढ़िया सर। सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन सर हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? हमने इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया ना। हमने मोल, इसमें मोल का कॉन्सेप्ट यूज किया और फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है। लेकिन सर अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होता, क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं है ना। तो यहीं पर एक ही क्वेश्चन को मैं दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मोल कॉन्सेप्ट से क्या है और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूं, है ना। तो आओ, मैंने इसी क्वेश्चन को तो मैं 2 बार लेके आया था, वो इसके बाद है या फिर कहां है, एक बार के लिए मैं देख लेता हूं। 1 ग्राम ऑफ एलॉय, ये रहा है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है। लेकिन उसको मैंने मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है और इसको मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जा रहा हूं, है ना। समझिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन। मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? अभी हमने सॉल्व कर लिया था उधर वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी है ना, ये निकालना है मुझे। एसटीपी पे इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया था 1.104 लीटर्स है ना, ये था है ना। ये देखो अभी हमने सॉल्व किया था ना, अभी हमने सॉल्व किया था, ये रहा वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी 1.104 लीटर आया था ना। वो कैसे आया था वो हमने कैलकुलेशन कर ली थी। तो ये कैलकुलेशन तो उस क्वेश्चन में भी करनी पड़ेगी है ना, तो ये हमने कर लिया। अब लेकिन देखो इस क्वेश्चन में क्या बनेगा। सर एक बात बताओ, ये मैग्नीशियम था, ये एल्यूमिनियम था है ना, ये अलॉय था, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? HCl के साथ। और क्या बन रहा था? AlCl3 प्लस HCl प्लस H2। मतलब सर यहां पर जो हाइड्रोजन आ रहा था वो किस किस की वजह से आ रहा था? मैग्नीशियम की वजह से भी और एल्यूमिनियम की वजह से भी, दोनों की वजह से हाइड्रोजन आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। तो सर इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में यहां अप्लाई कर सकता हूं। क्या यहां मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर सकता हूं? अरे मुझे कोई रोक सकता है क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करने से? सर कैसे रोक पाएगा? सर आप यहां लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आएगा? और जैसे ही आपने ये लाइन लिखी आपका क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया। यस सर, आपने प्लस क्यों लिखा? बिकॉज यहां जो हाइड्रोजन बन रहा है सर इस क्वेश्चन में वो मैग्नीशियम की वजह से भी बन रहा है और एल्यूमिनियम की वजह से भी बन रहा है ना। तो जो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स होंगे वो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम दोनों के इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर। समझ गए? बस अब तो सॉल्व कर ही लोगे आप लोग है ना। तो सर इसके इक्विवेलेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो आप लोग, यहाँ मोल्स इनटू एन फैक्टर भी लगा सकते हो
है ना, ये किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इनका मास आपको पता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या EW लिख दो, इक्विवेलेंट वेट लिख दो, किसका, मैग्नीशियम का, प्लस गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका, एल्यूमिनियम का, है ना। ठीक है सर, तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालें, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दिया इनटू 2, है ना, एन फैक्टर कितना है इसका, 2 2 ही तो होगा यार। अरे देखो ना, यहाँ हाइड्रोजन +1, यहाँ 0, 0 से +1 1 का चेंज, और हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का चेंज, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर ये आ गया सर। हाइड्रोजन के मोल्स, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर एल्यूमिनियम का मेरे हिसाब से x माना था हम लोगों ने ना, एल्यूमिनियम का x माना था ना क्वेश्चन में, हाँ एल्यूमिनियम का x माना था, यस एल्यूमिनियम का हमने x माना था। तो सर इसका मास है x, एल्यूमिनियम का x अपॉन एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास। अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालें, वो क्या होता है सर, वो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन, अब गिवन मास नहीं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकालने का। तो सर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 27, और सर जो रिएक्शन है उसमें एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होगा, देखो एल्यूमिनियम पे चार्ज यहां 0, यहां पर +3, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 0 का 3 का चेंज, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 27/3। और वैसे ही अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम वो कितना होगा, तो सर आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अरे तो सर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है, यहां मैग्नीशियम पे चार्ज 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा ये क्या लिख दिया, ये क्या लिखा है HCl3, AlCl3 था, MgCl2 है। यहां मैग्नीशियम पे 0, यहां +2, तो Mg का मॉलिक्यूलर एन फैक्टर हो जाएगा 0 से 2, 2 का चेंज है, तो सर यहां मॉलिक्यूलर मास तो 24 और एन फैक्टर 2, सर इसका मास है 1 - x अपॉन 24/2। इक्वेशन है, x को सॉल्व कीजिए 0.55 ग्राम मिल जाएगा, बस वहां पर वहीं पर पहुंच गए वापस। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, एक बार हमने मोल कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक बार हमने इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया, है ना, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, कहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस तरीके से आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो। मुझे लगता है इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आसान बोले तो मतलब वो ऐसे मानो कि जल्दी सॉल्व होने वाला होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें सोचनी नहीं होती, केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। तो अगर आप स्पीड चाहते हो, थोड़ा चाहते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम हो, या फिर ऐसे चाहते हो कि टाइम जल्दी टाइम में खत्म हो जाए, आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, और जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो जो चीज मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो चीज जरूर कन्वे हुई होगी। यस बहुत बढ़िया सर, है ना। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है, कॉन्फिडेंस हमारा बड़ा होगा बिल्कुल। आइए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से ये रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, लगभग वैसा सही है ना, उसके आसपास का ही क्वेश्चन है, इसमें भी परसेंटेज कंपोजिशन आपसे पूछा होगा। कहता है 1.84 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वाज हीटेड टू ए कांस्टेंट वेट, द कांस्टेंट वेट ऑफ द रेजिड्यू वाज फाउंड टू बी 0.96 ग्राम, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। और यहां पर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास भी दे रखा है, यहां पर भी मुझे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। यस थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। अब क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, तो ऑब्वियस है, मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब क्वेश्चंस जो होंगे उसमें एक से ज्यादा तरह के कॉन्सेप्ट जरूर यूज होंगे, है ना, एक से ज्यादा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, तो वो मतलब आप उस चीज के लिए तो रेडी रहे। सर होता क्या है, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हीट करने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। यस और सर आपने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उसको हीट करने से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 बनती है। यस ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बोलो।
लेकिन यहीं पर अगर सोडियम का कार्बोनेट होता ना तो वो ऐसे हीट करने से ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट नहीं होता। अगर वो होता तो क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। उसमें जो रेजिड्यू बनता या फिर जो CO2 गैस रिलीज होती वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की वजह से नहीं होती, दूसरे की वजह से होती। लेकिन चलो वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। मतलब कहने का ये हो गया कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और ये दोनों का जो मास मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.84 ग्राम दे रखा है। और इनको आपने हीट कर दिया, हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना होगा, ठीक है ना। लेकिन CO2 जो है सर वो तो गैस है, और अगर वो गैस है तो सर वो तो उड़ गई। इसका मतलब बात किसकी हो रही है, इस रेजिड्यू की बात हो रही है। और ये जो रेजिड्यू है सर, इसका मास कितना दे रखा है, 0.96 ग्राम दे रखा है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है? यस। अरे भाई साहब, हमने तो कैलकुलेटर को ही उड़ा दिया। हाँ बताओ जरा, क्या आपको समझ में आई बात मेरी? ये दे रखा है। अब सर आपको ये बताना है इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये हो गया कि बताइए 1.84 में से कैल्शियम कार्बोनेट कितना और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा सर वो रहा होगा x ग्राम। कितना रहा होगा, x ग्राम। इसका मतलब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1.84 माइनस x रहा होगा। ठीक है सर। वैसे ही यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों का मिला के दे रखा है 0.96 ग्राम। लेकिन सर इसमें भी तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा होगा सर वो रहा होगा y ग्राम, या फिर इसको ले लो कैल्शियम से ये ले लेते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड रहा होगा y ग्राम, और सर ये रहा होगा 0.96 माइनस y ग्राम। बोलिए सही कह रहा हूं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यस। अब क्योंकि आपने ये कहा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और 1 मोल को अगर मैं हीट करूंगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। देखो ना, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सर जो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसके बराबर है, सर वो बराबर है मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के। अरे सर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कैसे निकालू, गिवन मास कितना है इसका, x अपॉन मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। जिसको विश्वास ना हो सॉल्व करके देख ले, है ना। कैल्शियम हो गया 40, कार्बन 12 और ये 48 हो जाएगा, 40 प्लस 60 हो जाएगा 100। तो कैल्शियम का मोलर मास आएगा 100। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया आपको x अपॉन 100। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। वैसे ही अगर मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जाए तो वह कैसे निकालें, गिवन मास, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है y, और इसका मोलर मास 40 प्लस 16। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर। और वैसे ही देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो इक्वेशन है उसको भी मैंने बैलेंस कर रखा है। इसका मतलब जितने मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के हैं सर उतने ही मोल्स किसके होंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के होंगे। अरे दादा हाँ ना तो बोल दो। और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कैसे निकालूं, सर इसका मास दे रखा है 1.84 माइनस एक्स डिवाइड बाय इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना। वो कितना आएगा सोचो एक बार। मैग्नीशियम होता है 24, है ना। 24 और 12 कितने हो गए, 24 और 12 हो गए 36, और 36 में जोड़ दो तुम 48, 36 में जोड़ दो, 36 में जोड़ दो तुम 48, कितना हो गया, 84। अरे बोलो ना कितना हो गया, 84 हो गया मेरे हिसाब से, है ना। 84 ठीक है साहब, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कितना है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.96 माइनस वाई डिवाइड बाय, ये हो जाएगा देखो 24 और 16, 24 और 16 हो गए 40, 40, 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो इक्वेशन है, क्या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो जहां तक मुझे पता है ना, मैं चाहता हूं आप लोग खुद से सॉल्व करें इसको, है ना, और फाइनल आंसर तक पहुंचे। लेकिन जो मुझे याद है, जो मुझे लगता है, एक्स की वैल्यू आएगी 1 ग्राम। यस, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा, है ना। एक्स का वैल्यू 1 आएगा, तो इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर ले, है ना। एक्स का वैल्यू 1 आएगा, और अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो वापस कैलकुलेटर से सॉल्व करो आप लोग, वाई कितना मिलेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, वाई कितना मिलेगा, वाई कितना मिलेगा,
भाई बहुत काम का है, बहुत काम का है। एक्स का वैल्यू आएगा 1, है ना। सॉल्व कर सकते हो क्या? कर लेना यार, मतलब अब तो खुद सॉल्व कर लेना। 1 ही आ रहा है कि पता नहीं आ रहा, इतना सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। कर लोगे ना? मतलब भाई आपके सामने दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना, दो वेरिएबल आपके सामने, है ना। दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अगर आपको एक्स मिल गया, आपको तो एक्स ही निकालना, उसी से काम बन जाएगा। आपको वाई से बहुत ज्यादा मतलब ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, है ना। एक्स का वैल्यू निकाल लेना, उसी से काम मिल जाएगा। क्योंकि मुझे तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर चाहिए, ये वाला मिक्सचर चाहिए। तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, मान लो 1 आया तो 1/1.84 इंटू 100%, और वो आ गया दूसरा 0.84, तो 0.84 अपॉन 1.84 इंटू 100%। बोलिए यस, डन है, हो जाएगा ना सॉल्व? बोलो 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 बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ। आगे चल सकते हैं फिर। यस, हाँ, इसका तुम ही देख लेना, मतलब कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और परसेंटेज, है ना। परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो जाएगा साहब एक्स अपॉन 1.84 इंटू 100%, है ना। और अगर इसका परसेंटेज मिल गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का 100 से माइनस कर देना, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल, है ना, खत्म कहानी। चलो छोड़ो फिर, है ना, आगे पीछे की कहानी छोड़ो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे ये था क्या? अच्छा, बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या? ओहो, चलो कोई बात नहीं, छूट गया तो कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो जरा अच्छे से, है ना, समझ में आ गया ना वो क्वेश्चन? ठीक है साहब, लिखता है 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ O2 at STP। अच्छा, ठीक बात है, गैसियस हाइड्रोकार्बन दे रखा है और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, टोटल ऑक्सीजन आपको दे रखी है 80 ml। द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड 70 ml एट एसटीपी, है ना। बहुत सा लोगों नहीं समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग गैस, है ना। दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन? अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, ऑडियोमेट्री पे बेस्ड है क्वेश्चन, है ना, ऑडियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करना है ना। थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आए ना तो एकदम से करने मत लग जाओ, 5-10-15 सेकंड के लिए एक बार के लिए सोचो कि मैं इसकी शुरुआत कहां से करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। एक बार अगर आपको क्वेश्चन की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे, है ना। ठीक है साहब, क्या करना है देखो, सीधी सी बात, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला चाहिए। मान लो लेट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन हमसे क्वेश्चन में पूछा है सर, उसका फॉर्मूला क्या रहा होगा? वो रहा होगा सर CXHY। मान लेते हैं सर ये वाला फॉर्मूला रहा होगा, है ना, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं। और इसको बर्न किया आपने किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। तो सर और कुछ मुझे आए ना आए, मैं कम से कम इतना तो लिख सकता हूं ना कि इसका अगर मैं बर्न करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन तो चलो गैस है ना, या हाइड्रोकार्बन भी गैस होगा, हाँ गैसियस हाइड्रोकार्बन है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जब बर्न करते हो तो क्या बनता है? CO2 गैस मिलती है और हाइड्रोजन सॉरी H2O लिक्विड बनता है। लेकिन सर ये जो रिएक्शन है बैलेंस नहीं है सर, इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूं मैं, कार्बन के X एटम्स है तो यहाँ X लिख दिया, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के Y एटम्स है तो यहाँ मैंने Y/2 लिख दिया, ठीक है, प्लस 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 Y/2 H2, ये लो साहब, है ना, आपने ऐसे लिख दिया, प्लस Y/2 H2, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इसको बैलेंस, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूंगा? यहां ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम्स हो गए? 2x प्लस Y/2, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो x प्लस Y/4, है ना। ये कितना आ गया? x प्लस Y/4। मेरी बात समझ में आई है? अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, अगर मान लो इसका 1 मोल है, इसका 1 ml है, तो 1 ml के साथ x प्लस Y/4 ml O2 की जरूरत पड़ेगी। यस, ये कितना बनेगा?
x ml CO2 बनेगा और y/2 ये तो सर H2 है सर, इसको छोड़ दो। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ml, और गैसेस के लिए जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। तो सर अगर मान लो ये 1 ml था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 ml, और इस 10 ml के लिए ये कितना जरूरत पड़ेगा 10 इंटू x प्लस y/4 ml, और ये कितना बन जाएगा 10x ml। बोलो ऐसे लिख सकता हूं मैं? कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। आप ठीक है, ये रिएक्शन लिख दी और हाइड्रोकार्बन को मैंने बैलेंस कर दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है ना, बैलेंस करके इक्वेशन बना ली। अब आप आओ, आपको दे रखा है ये जो हाइड्रोकार्बन था ये कंप्लीटली बर्न हो चुका है, मतलब ये खत्म हो गया। बचा क्या है, कुछ ऑक्सीजन बचा होगा और क्या बना होगा, CO2 बना होगा। और कहता है द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड, जब आपने उसको बर्न किया टोटल आपका जो ऑक्सीजन था वो कितना था 80 ml था। दिस इज टोटल ऑक्सीजन, दिस इज द टोटल ऑक्सीजन जो 80 ml था। इस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन ऐसा रहा होगा जिसने इसको कंबशन किया होगा, और कुछ ऑक्सीजन ऐसी रही होगी जो अभी भी बची हुई होगी। लेकिन ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब ये लिमिटिंग रीजन था इस क्वेश्चन में। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अभी क्या बचा है, कुछ पार्ट इस O2 का बचा है जो भी रिएक्ट नहीं किया है, जो एक्सेस में था, तो ये कुछ बचा होगा और कुछ CO2 बना होगा। सर लेकिन कुछ वाटर भी तो बना होगा, मैंने कहा बिल्कुल बना होगा, लेकिन वाटर है लिक्विड और ये है गैसेस, और जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है ना। लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग ऐसे जब हम लोग कैलकुलेशंस करते थे ऑडियोमेट्री में, तो हम लोग गैसेस के वॉल्यूम को ज्यादा मानते थे, लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम नेग्लिजिबल कंसीडर करते थे। तो यहां पर मैं H2O के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये जो मुझे 70 ml दे रखा है, लिखता है रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड। रिमेनिंग गैस कौन सी, एक तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस दूसरा क्या बचा है सर, दूसरा बचा है वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर चुका है इसके साथ, उससे तो CO2 बना है, कुछ ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2, ये दोनों मिला के वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे 70 ml दे रखा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? यस, बहुत ही बढ़िया सर, ये समझ में आ गया। अब समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे क्या कहती है। लिखता है दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH सॉल्यूशन। मजा ही आ गया। ये जो 70 ml था ना, ये अब कितना रह जाता है, बिकेम 20 ml, ये बिकेम 50 ml। कितना रह गया, 50 ml रह गया। कब, जब किसके साथ रिएक्ट किया आपने, जब आपने रिएक्ट किया KOH सॉल्यूशन के साथ। अब तो मुझे एक बात बताओ, KOH सॉल्यूशन करता क्या है, वॉल्यूम कम क्यों हो गया? अभी तो वॉल्यूम 70 ml था, 70 से 50 ml कैसे रह गया? सर KOH होता है बेस, और आप सोचिए CO2 जो होता है वो एसिडिक। KOH क्या करेगा, इस CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन। क्या तुम मेरी बात को समझे क्या? कौन सी चीज कहां लग रही है, कहां अप्लाई हो रही है, देख रहे हो तुम? तो सर इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली मुझे ये दे रखा है कि जो CO2 का वॉल्यूम रहा होगा कितना रहा होगा, 20 ml रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहले 70 था, और जब KOH सॉल्यूशन में से पास किया तो KOH होता है बेस, बेस CO2 को ले गया, कितना 20 ml ले गया। अभी कितना बचा, 50 ml बचा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 70 में से 50 चला गया, 20 ml CO2 का वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है सर, ये कहानी हमें समझ में आ गई। ठीक है, अगर CO2 का वॉल्यूम 20 ml है तो मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 कितना रहा होगा? वो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 20, 50 ml। कोई बोल ही नहीं रहा, अरे बोलो तो सही। यस बिल्कुल सर। अनरिएक्टेड O2 50 ml, तो रिएक्टेड O2 कितनी रही होगी? टोटल O2 कितनी थी हमारे पास, 80 ml थी सर। 80 ml में से सर 50 ml तो अभी भी बची हुई है। इसका मतलब इस हाइड्रोकार्बन के कंबशन के लिए O2 कितना काम आया होगा? अरे वाह सर, वॉल्यूम ऑफ O2 ये रिएक्टेड, वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना हो जाएगा सर? टोटल वॉल्यूम था 80, उसमें से 50 ml रिएक्ट कर गया, 30 ml अभी बचेगा। मतलब 10 ml CO2 के साथ अनरिएक्टेड जो वॉल्यूम रहा और जो रिएक्टेड ऑक्सीजन रही होगी वो कितनी रही होगी, 30 ml रही होगी। इसका मतलब इसका मतलब मुझे यही समझ में आता है,
सर इसका मतलब मुझे यही समझ में आता है, इसका मतलब मुझे यही समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में मुझे इनडायरेक्टली 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 30। बोलो क्या आपको इससे ये समझ में आता है? अरे यही तो है CO2 का सॉरी ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो रिएक्ट किया है 10 ml के साथ, और अगर ऐसा है तो सर ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बोलिए डन है, वेरी गुड। और यहां देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना निकाल लिया, 20 ml क्वेश्चन में दिया है, और वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 10x, इसका मतलब इनडायरेक्टली 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया सर, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया। अगर आपको x का वैल्यू 2 मिल गया तो सर यहां से y निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 3, तो यहां x का वैल्यू 2 है तो ये हो गया 1, y का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया सर, खत्म है मामला, C2H4। बताइए कोई दिक्कत आई आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बोलना पड़ेगा। डन है, आगे चल सकते हैं हम लोग आगे चल सकते हैं क्या? बेटा जी बोलना पड़ेगा यार, है ना? चलो फिर आगे चलते हैं, और लगभग ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, लगभग ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो आपके सामने लिखा है। 7.5 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml, 50 ml of which was absorbed by KOH, है ना? ये 15 ml of which was absorbed by KOH, इसका मतलब ये किसका वॉल्यूम दे रखा है, CO2 का वॉल्यूम, एंड द रेस्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पायरोग्लिसरॉल। पायरोग्लिसरॉल क्या करेगा, O2, छोड़ो वो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन वो समझ सकते हो आप। इफ ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, क्या आप खुद से सॉल्व करोगे क्या इसको? हाँ, क्या आप इतनी जहमत उठाओगे कि इस क्वेश्चन को सर मैं खुद से सॉल्व कर लेता हूं, है ना? अगर कर पाओगे ना खुद से सॉल्व तो करना इसको, है ना? और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, जहां तक मुझे याद है, इसका भी फाइनल आंसर C2H4 ही आएगा, है ना? जहां तक मुझे याद है इसका भी फाइनल आंसर कितना आएगा, C2H4 ही आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूं आप इसको खुद से सॉल्व जरूर करें, है ना? खुद से सॉल्व करें, C2H4 आएगा या फिर नहीं आएगा वो देखेंगे बाद। ठीक है जनाब? यस, अरे बोलो यार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो जाएगा? वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलेंगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, है ना? सिमिलर सा क्वेश्चन है तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है मुझे, इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, रेडॉक्स का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना? तो देखिए एक बार क्वेश्चन को, हालांकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस रेडॉक्स में बोल दो या फिर मोल कॉन्सेप्ट बोल दो, एक ही बात है यार, उसमें अब ये इतना आपस में इंटरकनेक्टेड है ना कि बहुत सारे लोग इसको नॉर्मेलिटी को मोल कॉन्सेप्ट के साथ करवाते हैं, कुछ रेडॉक्स के साथ करवाते हैं, इसी वजह से दोनों चैप्टर को साथ लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्या कहता है, लिखता है 0.13 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3 सॉल्यूशन डिस्प्लेस्ड 0.433 ग्राम ऑफ Ag। अच्छा, 0.13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस्ड 0.47 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, 1.17 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस 0.13 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag if the equivalent weights of copper and aluminium are not known। अच्छा, Ag का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है, लेकिन क्वेश्चन में कॉपर और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट नहीं दे रखा है। अच्छा, नॉट नोन, है ना? पता नहीं है हमें, है ना? वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, याद कर रखा होता है, लेकिन मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है कि नहीं पता, तब बताइए इनका इक्विवेलेंट वेट कितना रहा होगा, Ag का इक्विवेलेंट वेट कितना रहा होगा, है ना? तो क्वेश्चन में जैसे लिखा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ, जो बोला है वैसे वैसे करते जाओ, है ना? अपना दिमाग बहुत ज्यादा यूज मत करो, है ना? एक बार के लिए जो बोला है वैसा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है,
कॉपर जो है उसने रिएक्ट किया किसके साथ, AgNO3 के साथ, और डिस्प्लेस हुआ है क्या, Ag, है ना। Ag डिस्प्लेस हुआ ना, क्वेश्चन में ये लिखा है, हाँ सर Ag बना है ना, Ag बना, ठीक है। एक बार के लिए जो लिखा है मान लेते हैं। सर कॉपर का मास दे रखा है 0.13 ग्राम, ठीक है ना, 0.13 ग्राम कॉपर था, और Ag कितना बना था 0.433 ग्राम, है ना, ठीक है सर, ये रहा। ठीक है सर, पहली जो लाइन लिखी है उससे मुझे ये चीज समझ में आती है। अगली लाइन ये लिखती है कि एल्यूमिनियम जो था उसको आपने ट्रीट किया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। और यहां से क्या डिस्प्लेस हुआ है, कॉपर डिस्प्लेस हुआ है सर। एल्यूमिनियम का मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.13 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना, ठीक बात है। और कॉपर कितना बना है सर, 0.47 ग्राम बना है, ठीक है सर, है ना। यहां से मुझे ये चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन देखिए, 1.17 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम ने एक बार फिर से डिस्प्लेस किया है किसको, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, है ना। मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा, है ना, एसिड में H+ रहा होगा और उससे क्या बना होगा, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन बना होगा। हाइड्रोजन जो है वो दे रखा है 0.13 ग्राम, ठीक है, और एल्यूमिनियम कितना दे रखा है 1.17 ग्राम, ठीक है साहब, बहुत ही अच्छा, ठीक है सर, वेरी गुड। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉट नोन, ठीक है। देखो, अगर मुझे Ag का इक्विवेलेंट वेट पता लग जाए, सॉरी, अगर मुझे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट पता लग जाए तो क्या मुझे Ag का पता लग जाएगा सर, कैसे। मैं ऐसे बोलूंगा कि जितने इक्विवेलेंट कॉपर के हैं उतने इक्विवेलेंट Ag के होंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है। अब इसके इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अगर इसके इक्विवेलेंट पता लग गए तो Ag के इक्विवेलेंट पता लग जाएंगे, और इक्विवेलेंट पता लगाने का मतलब इसका मास तो पता है, इसका इक्विवेलेंट मास पता लगाना है। और सोचो, अब कॉपर का इक्विवेलेंट मास कहां से आएगा सर, अगर मुझे एल्यूमिनियम की इक्विवेलेंट पता लग जाए तो मुझे कॉपर के इक्विवेलेंट पता लग जाएंगे, और मैं यहां डाल दूंगा, सही कह रहा हूं, ठीक है। और एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट कैसे पता लगेंगे, अगर मुझे हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट पता लग जाए तो मुझे एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट पता लग सकते हैं। बताओ मैं सही कह रहा हूं। मतलब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। सर इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एल्यूमिनियम का इज इक्वल टू, इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालें, इसका मास पता है सर। सर आप इसमें बहुत सारी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लगा लो, मोल्स इनटू एन फैक्टर लगा लो, आपकी श्रद्धा है ना, जो आपकी मर्जी हो लगा लो सर। सर एल्यूमिनियम का मास क्वेश्चन में दे रखा है 1.17, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम नहीं पता सर, वो मैं कैलकुलेट करना है। सर इसके मोल्स कैसे पता लगाएं, गिवन मास आपके पास है, मास अपॉन मोलर मास इसका 2 होगा, और एन फैक्टर कितना होगा जल्दी बताओ। इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 0 से +1, एक का चेंज, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो सर 2 का चेंज, 2 से 2 उड़ गया, यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा 1.17 डिवाइड बाय 0.13। बताओ जनाब, क्या मैंने सही लिखा है, 1.17 डिवाइडेड बाय 0.13 कितना आया, 9 आया सर। 9 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन सर क्या मेरे से एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास पूछा है, नहीं, मेरे से Ag का इक्विवेलेंट मास पूछा है। लेकिन सर मैं ऐसे कह सकता हूं, जितने इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के होंगे उतने इक्विवेलेंट कॉपर के होंगे इस रिएक्शन में। लिख दूं इक्वेशन 2 से, इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। कैसे निकालें इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, एल्यूमिनियम का निकाल लिया 9 इज इक्वल टू, गिवन मास हमारे पास कॉपर का है 0.47, अब तुम्हें समझ में आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, सॉल्व कर लो। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.47 इंटू 9 डिवाइड बाय 0.13। सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, 0.47, अरे पॉइंट कहां गया भाई, 0.47 इंटू 9 इज इक्वल टू इतना आया, डिवाइड बाय 0.13 कितना आ गया सर, ये आ रहा 32.5, कितना आ गया 32.5 का। बताओ, और अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर तो काम खत्म है भैया, फिर तो काम खत्म है, अरे बोलो।
इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 लगा दो। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एजी। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास 0.13 अपॉन इक्विवेलेंट मास 32.5 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी। तो यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी कितना आएगा 0.433 इंटू 32.5 डिवाइड बाय 0.13। कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से आप लोग कर पाओगे। 0.433 0.433 इसको मल्टीप्लाई करना है 32.5 से और डिवाइड कर देना है 0.13 से। कितना आ गया 108.25, लगभग 108। यही हमारा फाइनल आंसर है। देख रहे हो तुम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताओ, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? 108.25 इज द फाइनल आंसर। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया ना, आप एक बार वो इक्वेशंस लिखिए, उनसे आपको पता लगेगा कि आपको नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाना है ना। आगे वो जो क्वेश्चन है वो आपको कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है ये आपको अपने आप पता लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको इक्वेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। डन है, आगे चल सकते हैं हम लोग। अरे बोलो यार, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, थोड़ा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग लगाएंगे, रेडॉक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। इसके हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आओ देखो क्या कह रहा है। लिखता है कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ ए 0.05 मोलर KMnO4 solution are required to oxidize 2.0 ग्राम ऑफ FeSO4 in a dilute acidic solution। Fe का एटॉमिक मास दे रखा है, सल्फर दे रखा है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दे रखा है। सारी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। और हमसे पूछा है बताओ अगर आपको KMnO4 का कितना ml चाहिए, अगर KMnO4 की मोलैरिटी ये है और आपको ऑक्सीडाइज करना है किसको, FeSO4 को। अब तुम खुद एक चीज देखो, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में अगर मैं इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगाऊं तो क्वेश्चन की खूबसूरती एकदम और जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और मजा सा आ जाता है। बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, लिखता है कि KMnO4, भाई KMnO4 में जो Mn है बेटा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, MnO4 माइनस, ऐसे लिख दूं, Mn यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मुझे पता है कि जो Mn अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये जो कंपाउंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके रास्ते में जो भी आएगा ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इसके रास्ते में कौन आ रहा है, FeSO4 आ रहा है, और FeSO4 में जो Fe है साहब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, वो है सर 2+। एसिडिक मीडियम क्वेश्चन में गिवन है, और 2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही हो सकता है। Fe जो है वो +3 में जा सकता है, +2 से +3, काम खत्म। क्या दिक्कत है? लेकिन सर आपको यह पता होना जरूरी है कि जो KMnO4 होता है, जो Mn+7 होता है, वो एसिडिक मीडियम में कहां चला जाता है, Mn2+ में चला जाता है। जिसको ये चीज पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। हालांकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि एसिडिक मीडियम में Mn कहां से कहां जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको खुद से पता होनी जरूरी है। इसको क्या हो गया भाई, हाँ हाँ, अब की बार ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास खुद से होनी जरूरी है कि एसिडिक मीडियम में जो Mn होता है वो +7 से +2 में जाता है ना। अच्छा सर, अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, आप कहोगे सर देखो +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका जो n फैक्टर है वो कितना हो गया, 5 हो गया सर, है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग n फैक्टर लिखते थे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कुछ कुछ सुना सुना लग रहा होगा, है ना। और वहीं पर अगर मैं तुमसे पूछूं FeSO4 का n फैक्टर कितना है, आप बोलोगे सर +2 से +3 में जा रहा है, इसका n फैक्टर 1 होगा सर। n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा सर। दोनों का n फैक्टर हमारे पास है। रिएक्शन पूरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती यही होती है कि सर उसमें केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है। बहुत सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, बस समझने के लिए वाला क्वेश्चन दिया है, और फिर उसके ऊपर और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो अगर MnO4 माइनस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4। ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये Fe2+ कहां से आया, FeSO4 से आया, ठीक है सर।
अब एक बात बताइए, केमेनो4 के इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, मोल इनटू एन फैक्टर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर मेरे पास ना केमेनो4 का मोलैरिटी दे रखा है, इसका मतलब सर मैं इसके इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और ये जो वॉल्यूम है बेटा किस में होना जरूरी है? लीटर में होना जरूरी है केमेनो4 का। अब वहीं पर अगर मैं FeSO4 की बात करूं तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सर देखो इसका मास गिवन है ना, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर किसका? FeSO4 का। ठीक है, अच्छा लेकिन सर एक बात बताओ, इसकी नॉर्मैलिटी तो आपके पास है ही नहीं केमेनो4 की। मैंने कहा बे नॉर्मैलिटी तो नहीं, लेकिन तेरे पास मोलैरिटी तो है। बोले हाँ सर मोलैरिटी है। तो सर नॉर्मैलिटी क्या होती है? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो सर इसकी मोलैरिटी 0.05 है और 0.05 है, 0.05, और सर इसका एन फैक्टर कितना है? 5 है, तो ये बन गया नॉर्मैलिटी। और इसका वॉल्यूम मेरे से पूछा है ना, तो वॉल्यूम इन लीटर्स ये मेरे से पूछा है, इज इक्वल टू, इसके मोल्स कैसे निकालूंगा? इसके मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना गिवन है बेटा? 2 गिवन है, और इसका मोलर मास फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, है ना, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। सर Fe कितना है? 56, सल्फर कितना है? 32, और ये हो जाएगा 64। फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कितना हो गया। यस, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? हो गया ना, 6 4 10 12, तो 11 12 13 14 और 1 15 है ना, 152। तो ये हो गया सर अपॉन 152। और सर इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर 1। बस खत्म कहानी। यहां से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम लीटर में आएगा, और उस लीटर को आप लोग ml में कन्वर्ट कर लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम किस में आ जाएगा? ml में आ जाएगा। बताओ क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई जोर आएगा क्या आपको? बोलो बोलो बोलो। यस, सॉल्व कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से ये वाला आंसर आना चाहिए, है ना। लेकिन मैं तो फिर से यही कहूंगा कि आप बस मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप खुद से सॉल्व करें, और जो लास्ट में आपका फाइनल सॉल्यूशन मिले उसी को माने, है ना। मेरी बात पे बहुत ज्यादा विश्वास आप लोग ना करें, है ना। यहां से लीटर में आएगा और इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ml में पूछा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये डन है, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी थी। दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर लिए, और फिर हमने जैसा क्वेश्चन बोला वो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये एक साधारण सा क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो कुछ और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो देखें। एक चीज मैंने आपको बोली है कि क्वेश्चन जैसे आपके सामने आए, क्वेश्चन की लेंथ से डरना नहीं है ना, कि लंबा क्वेश्चन है इसको मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, क्या हो पाएगा। क्वेश्चन की लेंथ से मत डरो, जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को लिखने की कोशिश करो, है ना। चेक करो कि क्या आपने सही लिखा है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं है ना, इस तरीके से। यस, हाँ जी, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है कि 25 ग्राम एक सैंपल का दे रखा है फेरस सल्फेट, है ना। फेरस सल्फेट मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हैं, FeSO4 जो है वो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है। Was dissolved in dilute sulfuric acid and water and its volume was made up to 1 लीटर। 25 ग्राम आपने फेरस सल्फेट का सैंपल लिया था, और उसमें आपने पानी वानी डाल डूल के और क्या कर दिया? 1 लीटर उसका वॉल्यूम कर दिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर में से 25 ml आपने अलग निकाला। 25 ml of this solution required 20 ml of N/10 KMnO4 solution for complete oxidation। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है ना, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है कि KMnO4 था आपके पास, Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। FeSO4 में जो FeO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन करके Fe3+ में चला जाएगा, और क्योंकि एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब जो Mn होगा सर वो Mn+2 में चला जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? ठीक है सर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2 इन द सैंपल। इस FeSO4.7H2 ये जो फेरस सल्फेट का सैंपल था, इसका परसेंटेज बताइए, 25 ग्राम में से कितना FeSO4 था। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। बाकी चीज मुझे पता हो ना पता हो, मुझे ये चीज जरूर पता है कि यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 या इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। मैं ये तो लिख ही सकता हूं, है ना, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, वॉल्यूम 20 और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया ml को। ठीक है, अब इसके बाद FeSO4.7H2 इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना।
गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ देखें इसका मोलर मास फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ यार, है ना। अब ये मोलर मास तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, और कोई इलाज नहीं है। और कोई इलाज नहीं है भाई, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ तुम्हें, है ना, तुम्हें कैलकुलेट करके बताओ। इसका गिवन मास हमारे पास नहीं है ना। यहां जब केमेनो 4 के साथ इसका टाइट्रेशन हुआ तो कितना मास काम में आया, हमारे पास नहीं है। गिवन मास अपॉन मोलर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन करके आए, मेरी बात समझ में आ रही है? यस, हाँ सर, यहां तक तो ठीक है, मतलब यहां तक तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस यही काम है तुम्हारा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू, ये तो 2 हो गया, 2 इंटू 278 इंटू 10⁻³ ग्राम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, 8 दूनी 16, 5 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। दिस इज योर एक्स। एक्स क्या है, दिस इज द मास ऑफ FeSO4.7H2। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही ऑप्शन में दिख जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ये दिख जाएगा और इसी पे टिक लगा के आ जाएंगे और उनका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कैसे सर, हमने तो मास निकाला है, ये मास सही होना चाहिए। अरे मेरे भाई ये क्वेश्चन तो देख तू सही से, ये जो तेरा मास निकला है FeSO4.7H2O का, वो कितने एमएल में है, 25 एमएल में है सर। कितने एमएल में है, 25 एमएल में है। लेकिन हमारे पास जो सैंपल है, उस सैंपल का वॉल्यूम कितना है, 100 एमएल, 1000 एमएल था, 1 लीटर। तो अब ये मास तेरा 25 एमएल में मिला है। आप बोलोगे 25 एमएल अगर सॉल्यूशन है तो उसमें FeSO4.7H2O का मास इतना है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1000 लीटर है। 1000 लीटर बोले तो 1000 ml 556 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 25 इंटू 1000, तो ये देखो ये हो जाएगा 40, है ना। तो 1000 ml में इसका मास कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन अब तुम्हारे हवाले है। एक बार के लिए हम लोग सारा ले लेते हैं, किसका, कैलकुलेटर का सारा ले लें अगर तुम लोग कहो तो। 556 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 40 से, है ना। तो ये कुछ आ रहा है आपका 222 40 इंटू 10⁻³ तो इसको आप देखोगे तो ये मिलेगा 22.4 ग्राम, 22.24 ग्राम। ये है मास ऑफ FeSO4.7H2O इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और हमें इसका मास परसेंटेज निकालना है। टोटल मास हमारे पास सैंपल कितना था, 25 ग्राम, और 25 ग्राम में से इतना है FeSO4, तो मास परसेंट कितना आ जाएगा, मास परसेंट आ जाएगा सर 22.24 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%। और मेरे हिसाब से इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, इतने तो तुम कर ही लोगे यार। मैंने सुना है कैलकुलेशन में तो तुम बहुत माहिर हो, एकदम गजब जोरदार जबरदस्त कैलकुलेशन है आप लोगों की। बताओ कर लोगे कि नहीं, दादा बोलना पड़ेगा। क्या ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, छोड़ दूं आपके भरोसे, हैं जी, आपके भरोसे छोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन को, बताओ कर लोगे ना। आसान सी कैलकुलेशन बेटा, कुछ ऊपर ज्यादा मुश्किल भी है नहीं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां तक तो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हल्का सा ट्विस्ट क्या था कि ये जो सैंपल है, ये जो मास निकला है, ये 25 ml सैंपल में है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है 1 लीटर 1000 ml, तो 25 ml में इतना है तो 1000 में कितना, और फिर उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देना। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस, आगे चल सकते हैं हम लोग। आओ देखें, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और है। देखो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है ये वाला भी, कि आपके पास एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड है, इसका मतलब इस एसिड का एन फैक्टर कितना बेटा, इस एसिड का एन फैक्टर है 2। डाइबेसिक का मतलब बेसिसिटी 2, एन फैक्टर 2 है। वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड डाइल्यूटेड टू 250 ml, ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा 250 ml, इसमें से 25 ml निकाला और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, 15 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, है ना। नॉर्मल दे रखा, 1 नॉर्मल दे रखा है, इसका मतलब कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड, निकाल लोगे ना। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही था, 250 ml, वहां पर 1000 ml था, काम में आता 25 ml, यहां पर 25 ml काम में आ रहा। तो यहां से इक्विवेलेंट निकाल के मास निकाल देना। मास जो आएगा 25 ml में आएगा, उसको 250 ml में से फाइंड कर लेना। फिर उसके बाद मास निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट पहले से पता है, और इक्विवेलेंट मास निकल गया, एन फैक्टर आपके पास 2 है, तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। और क्योंकि सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, है ना। ये क्वेश्चन आपके हवाले है, इसको खुद से सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं, मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। एक बार के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो जरा।
ये भी कोई मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हल्का सा कॉन्सेप्ट है जो यहां पर काम में आता है। और जब आप लोग बैक टाइट्रेशन करते हो, है ना, ये लगभग बैक टाइट्रेशन जैसा ही क्वेश्चन है। तो जब हम लोग बैक टाइट्रेशन करते थे तो उस बैक टाइट्रेशन में एक चीज काम में आती थी, वही चीज यहां पर काम में आ रही है ना। आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है ना, एक बार के लिए क्वेश्चन को समझो जरा, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास एक मेटल है जिसका मास दे रखा है 0.43 ग्राम, और उसको आपने डिसॉल्व कर दिया 50 ml ऑफ 1 नॉर्मल, है ना, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब H2SO4 मतलब 1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन है। द अनरिएक्टेड H2SO4 रिक्वायर्ड 14.2 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। दिखने में क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है, यस, और एक्चुअली है भी। कॉन्सेप्ट इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि आपके पास मेटल है, वो पहले रिएक्ट, वो डिसॉल्व हुआ है पहले किसमें, H2SO4 में। H2SO4 कुछ बच गया, तो अब वो जो H2SO4 बचा हुआ है उसको आपने न्यूट्रलाइज करवाया किसके साथ, NaOH के साथ। मतलब यहां पर जो H2SO4 है भाई, वो दो काम कर रहा है ना। H2SO4 जो है वो दो जगह काम में आ रहा है, एक तो मेटल के साथ और दूसरा NaOH के साथ। आपको यहां से ये समझना है। लगभग बैक टाइट्रेशन में भी ऐसा ही होता था कि जब एसिड आप बेस के साथ टाइट्रेशन करवाते थे, तो लेट से आपने एसिड लिया, बेस के साथ टाइट्रेट कर रहा है, बेस पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड अभी भी बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ एसिड था उसको फिर बैक टाइट्रेट करवाते थे किसी दूसरे बेस के साथ। तो बिल्कुल लगभग वैसा सही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट्स H2SO4 के यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में, सर वो दो जगह पे काम में आएंगे, एक तो मेटल के साथ और दूसरा सर वो NaOH के साथ भी काम में आ रहे हैं, NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। यस, अब बात ये आती है कि H2SO4 के इक्विवेलेंट का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। सर सारी दुनिया जानती है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यस, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होना जरूरी है। और यही फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है। सर मैं मेटल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मुझे मेटल का इक्विवेलेंट मास चाहिए और मेटल का मास मुझे दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यस, ये वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इसके लिए। और NaOH के इक्विवेलेंट्स का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सर NaOH का वॉल्यूम पता है, NaOH की नॉर्मेलिटी पता है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यस, ये इसका फॉर्मूला लगेगा फॉर NaOH। बोलो, है ना। और अब मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर इसकी नॉर्मेलिटी 1 दे रखी है, वॉल्यूम है 50 और ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, 10⁻³ इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा सर 0.43 डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास ऑफ मेटल, प्लस इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 1 इंटू 14.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे 0.43 इक्विवेलेंस मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर 15 माइनस 14.2 इंटू 10⁻³ और यहां से सॉल्व करके आप लोग इक्विवेलेंस मास ऑफ मेटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 0.43 डिवाइड बाय 50 माइनस 14.2 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है ना। और ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, यस। अरे बोलो, यस, डन है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो यहां से लगभग 12 के लगभग इसका, मेरे हिसाब से लगभग 12 के लगभग इसका इक्विवेलेंट मास आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें खुद से, है ना। लगभग 12 के लगभग आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको आप लोग खुद से देख लें, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ऐसे ही है ना, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है इसमें, है ना, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप, है ना, इस तरह का क्वेश्चन है, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट, इस तरह का ये क्वेश्चन है। पढ़िए एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर करेक्टली शोन, है ना, कौन सा ग्राफ है जो सही है। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, देखो इसका मतलब ये है, अरे सर मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और सर जो वॉल्यूम होता है सर वो तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, इसका मतलब सर ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये सरासर गलत है सर। अगला जो ग्राफ दे रखा है वो कह रहा है कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, अरे सर मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज मास अपॉन मास, ये तो होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में होना चाहिए, तो मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास, और सर जो मास होता है वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इस वजह से सर मोलैलिटी जो होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सरासर सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं उनका डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डाइल्यूशन का उस पे सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फर्क नहीं होता। क्या इफेक्ट होगा यार, खुद सोच के देखो,
जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 5 मोल है ना, H2SO4 कितना था, 5 मोल था। अब आपने इसमें पानी और ऐड कर दिया, अरे पानी ऐड कर दिया तो पानी के मोल्स बढ़े हैं, है ना, वाटर के मोल्स बढ़े हैं, क्या सॉल्यूट के मोल H2SO4 के मोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा सर, वो बिल्कुल एज इट इज वही रहेंगे, उतने ही रहेंगे, है ना। और आप याद करो, इन केस ऑफ डाइल्यूशन हम लोग लिखते भी हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सर ये जो ग्राफ है, मोल्स का डाइल्यूशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और रिलेशन दिया गया है, एक और रिलेशन दिया गया है मोल फ्रैक्शन का डाइल्यूशन के साथ, है ना। ये बताओ जरा, मोल फ्रैक्शन जो है वो भी डाइल्यूशन के साथ चेंज नहीं होता, बताओ देखें। मोल फ्रैक्शन जो है वो भी डाइल्यूशन के साथ चेंज नहीं होता, क्वेश्चन ये कह रहा है। मोल फ्रैक्शन जो है वो भी डाइल्यूशन के साथ चेंज नहीं होता। अरे सर इसमें तो होना चाहिए ना, कैसे? आपने क्या किया, जैसे ये वाला केस था, मान लो सॉल्यूट के आपके पास 5 मोल थे और सॉल्वेंट के कुछ मोल्स रहे होंगे, तो आपने एक मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। लेकिन जैसे ही आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने से सॉल्वेंट के मोल बढ़ गए, सॉल्वेंट के मोल बढ़ गए तो टोटल मोल बढ़ गए, और टोटल मोल बढ़ गए तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अब भले ही आपने ए के मोल के साथ छेड़खानी नहीं करी, आपने डाइल्यूट किया, मतलब आपने सॉल्वेंट के मोल बढ़ाए, आपने बी के मोल बढ़ाए, अगर बी के मोल बढ़ाए तब भी मोल फ्रैक्शन पे फर्क आएगा, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा सर, है ना। मोल्स चेंज नहीं होते लेकिन मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है सर ये भी सरासर गलत है, इस पे काटा मार दीजिए। यस बताओ, बात समझ में आ गई मेरी? बेटा बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया ढंग से समझ में आ गई है सर, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गई है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, ओहो, ये तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ चुका है भाई, टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। यस, और टाइट्रेशन में भी जो सबसे शानदार वाली टाइट्रेशन है, डबल टाइट्रेशन उसका क्वेश्चन है, जिसमें 2 इंडिकेटर आप लोग यूज करते थे, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, है ना। और इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था आप लोगों को, है ना। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर कैसे काम करता है, मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करता है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं एक बार के लिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ना, करके मजा आएगा आपको। क्या कह रहा है, लिखता है आपके पास 200 ml है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3, है ना। आपके पास NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर है, वाज फर्स्ट टाइट्रेटेड विद फिनोल्फथलीन एंड N/10 HCl। 17.5 ml of HCl was required for the end point, ठीक है। After this methyl orange was added and 2.5 ml of same HCl was again required for next end point. Find out the mass of NaOH and Na2CO3 in the mixture. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आपने ये अच्छे से किया तो आपको डबल टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया ढंग से यूज हो जाना है। देखो डबल टाइट्रेशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें आपने 2 इंडिकेटर यूज किए हैं। जनरली हम लोग जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें एक एक इंडिकेटर यूज होता है, लेकिन ये वाला जो केस है इसमें 2 इंडिकेटर यूज किए गए। पहले फिनोल्फथलीन यूज किया, दूसरी बार मिथाइल ऑरेंज यूज किया। क्या काम है फिनोल्फथलीन का, क्या काम है मिथाइल ऑरेंज का, ये चीज आपको थोड़ी सी अच्छे से समझनी पड़ेगी, है ना। सुनिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो फिनोल्फथलीन होता है वो अपना कलर चेंज शो करता है वीकली बेसिक मीडियम में, है ना। और इसकी रेंज आप लोगों को पता है कि भाई 8 से 10 के लगभग ये अपना कलरलेस से पिंक कलर हो जाता है। लेकिन इसको कलर चेंज शो करने के लिए मीडियम कैसा होना जरूरी है, वीकली बेसिक मीडियम होना जरूरी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस, मीडियम कैसा होना जरूरी है, वीकली बेसिक मीडियम होना जरूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है सर, उसको कलर चेंज शो करने के लिए वीकली एसिडिक मीडियम होना जरूरी है ना। लगभग 3 से 5 के बीच में ये कलर चेंज शो करता है। सर हमारे पास जो मिक्सचर है इनिशियली वो किसका है, NaOH का है और Na2CO3 का है। ये आपने मिक्सचर ले रखा है, सोचो ऐसे एक टाइट्रेशन आप लोग कर रहे हो, यहां पर आपने ब्यूरेट भर रखा है, ब्यूरेट ले रखा है, और ब्यूरेट के अंदर आपने क्या भर रखा है सर, ब्यूरेट में हमने भर रखा है HCl। और यहां पर जो सर जो हमारे पास मिक्सचर है उस मिक्सचर में कौन कौन प्रेजेंट है, एक है NaOH और दूसरा प्रेजेंट है सर Na2CO3। अब तो मुझे एक बात बताओ, NaOH और Na2CO3 में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH है। तो जब आप ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl की डालोगे तो सबसे पहले जो HCl है वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्या वो NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब NaOH सारा का सारा खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद HCl किसको न्यूट्रलाइज करने जाएगा, Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने जाएगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है
कि जब एसिड ऊपर से डाल रहे हो तो एसिड के पास अगर चॉइस है कि दो बेस में से किसी एक बेस को उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वो उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका NaOH जाएगा और अपनी शहादत दे देगा, HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2 बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा ना, ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ये पूरा का पूरा NaOH खत्म हो गया। अब जब NaOH खत्म हो गया तो अब आएगा Na2CO3, और Na2CO3 जो होगा सर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस NaCl, ये बनाएगा। जैसे ही NaHCO3 बना, सॉल्यूशन में फिनोल्फथलीन का एंड पॉइंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अब सॉल्यूशन वीकली बेसिक हो चुका है। जब तक सॉल्यूशन NaOH था, सॉल्यूशन में NaOH था, तब तक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक था। आपका फिनोल्फथलीन कलर चेंज हो नहीं करेगा। जब वो सारा का सारा खत्म हो गया, Na2CO3 भी NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, तब जाके NaHCO3 वीक बेस की कैटेगरी में आ रहा है, और अब जाकर आपका जो फिनोल्फथलीन है उसका एंड पॉइंट आएगा और फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज शो करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब फिनोल्फथलीन ने अपना कलर चेंज शो किया तो उस समय HCl कितना काम में आया था, 17.5 ml काम में आया था। इसका मतलब एट फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एट फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl है वो किस किस के इक्वल है, सर वो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल है इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। बोलो, और ये जो इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 है ये किसके इक्वल है, बोलो ना, इसके जो इक्विवेलेंट्स है क्या वो NaHCO3 के इक्वल है? तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके पास इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl निकालने का फॉर्मूला क्या है, HCl का आपके पास नॉर्मेलिटी है, HCl का वॉल्यूम है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम है ना, लेकिन वॉल्यूम किस में होना जरूरी है बेटा, वॉल्यूम ml में होना जरूरी है, लीटर में, उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक इक्वेशन मेरे पास है, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अब पिक्चर में आएगा ये वाला NaHCO3, सॉल्यूशन वीकली बेसिक है तो इसमें अभी भी HCl और ऐड कर सकते हो आप, बिल्कुल ऐड कर सकते हो सर। और अब जब HCl ऐड करोगे NaHCO3 के साथ, जैसे ही आने वाला NaHCO3 बना, ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2CO3, और ये H2CO3 फर्दर H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये मेरे हिसाब से आप लोग जानते हो, ये मेरे हिसाब से आप लोग जानते हो। यस, डन है यहां तक। तो सर अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में सर इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl जो है वो किसके यूज होंगे, इक्वल होंगे सर इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के इक्वल होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे सर। लेकिन अब ये कह रहा है कि जब फिनोल्फथलीन का एंड पॉइंट आया, एड आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड एंड 2.5 ml ऑफ सेम HCl वाज अगेन रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ 2.5 एडिशनल यूज हुआ है। तो इक्विवेलेंट्स में नॉर्मेलिटी सेम HCl है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी सेम रहेगी, 1/10 इनटू इसका वॉल्यूम कितना काम में है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3। सर ये मेरे पास NaHCO3 के इक्विवेलेंट्स मिल गए। यस, तो सर अब क्या दिक्कत है, काम खत्म हो गया, है ना। ये इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 मिल गए, तो यहां से क्या मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH निकाल सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये इसको पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने यूज हो जाएंगे सर, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आ जाएंगे 1/10 इंटू 10 टू द पावर -3 तो आ जाएगा कॉमन, और ये हो गया सर 17.5 माइनस 2.5। तो सर देखो ये कितना हो गया 10 टू द पावर -4 इंटू ये कितना हो जाएगा 17 और 15.5 इक्विवेलेंट्स, है ना। दीज आर द इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। लेकिन सर हमसे इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मास ऑफ NaOH। तो सर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, सर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल इंटू एन फैक्टर लगा दूं, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास हो जाएगा 40 इंटू एन फैक्टर NaOH का 1, तो ये 15.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहां से आप मुझे सॉल्व करके इसका मास बताइए जरा, 15.5 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -4। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मजा सा आ गया क्वेश्चन को करके, है ना। 15.5 इसको मल्टीप्लाई करना आपको किससे, 40 से, ठीक है सर, 40 से मल्टीप्लाई करना 620, है ना, 620 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये तो सर
0.0620 ग्राम आ रहा है सर। एक बार के लिए चेक करना क्या आपने सही किया है क्या। यस, एक बार के लिए चेक करना क्या आप लोगों ने सही किया है क्या। ये आंसर 0.06 ग्राम। यस, 0.06 ग्राम। चेक करो जरा, 0.06 ग्राम। क्या आपने ये सही किया है क्या। आंसर एक बार चेक कर लेना बेटा। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन सर अगर ये जो मास है ना, ये मास किसमें है, इन 200 ml है, ये ध्यान रखना है ना, इन 200 ml, इन 200 ml है ना। 0.06 ग्राम ये किसका मास है बेटा, मास ऑफ NaOH है ना। ये मास किसका है बेटा जी, दिस इज द मास ऑफ NaOH, ये है NaOH का मास। अगर NaOH का मास है तो अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना। देखो ये जो इक्विवेलेंट्स है वो किसके हैं, NaHCO3 के इक्विवेलेंट और Na2CO3 के इक्विवेलेंट बराबर थे, ये हमने लिखा था। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितना है, बोलो इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितना है सर, ये रहा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻⁴। बोलिए, बोलो ना बेटा। तो इसके भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लोग लगा लोगे क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर Na2CO3 का, और ये भी इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स गिवन मास हमारे पास नहीं है, इसका मोलर मास 106, एन फैक्टर इसका 2 होता है। खटाखट से सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके की परेशानी है, आप बता सकते हो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जो समझने वाली चीज थी वो ये थी कि सर इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज पता होनी चाहिए कि फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट तब आएगा जब सॉल्यूशन में NaHCO3 होगा, वीकली बेसिक मीडियम होगा, और मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट तब आएगा जब सॉल्यूशन वीकली बेसिक होगा। देखो H2CO3 वीकली बेसिक मीडियम है ना, तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन पूरा हमारा जो डबल टाइट्रेशन है वो कॉन्सेप्ट हमारा इसमें यूज हो गया। लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप लोग एक बार के लिए अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, चलो जी एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, है ना। वैसे टाइम तो हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी चलो कोई ना, है ना, एक आधा क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आपकी स्क्रीन पर है ये वाला क्वेश्चन, निपटाओ जरा, निपटाओ इस क्वेश्चन को, निपटाओ। क्या कह रहा है, हाँ जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। कहता है यू आर गिवन एट 2.198 ग्राम सैंपल कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ XO एंड X2O3, है ना, ठीक है बात है। आपके पास XO है और X2O3 का मिक्सचर है, और दोनों का जो मास है मिला के कितना है 2.198 ग्राम, ठीक है सर। कहता है इट रिक्वायर्स 0.015 मोल K2Cr2O7 टू ऑक्सीडाइज द सैंपल कंप्लीटली टू फॉर्म XO4- एंड ओ भाई साहब, अच्छा मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास XO था और X2O3 था, है ना, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, और कह रहा है कि जो Cr है वो तो कन्वर्ट हो गया +3 में, और जो X है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, XO4- में, है ना। यही कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ये पता है कि इसका जो एन फैक्टर होगा वो 6 होगा, है ना, ये मुझे पता लग गया। क्यों, +6 से +3 का चेंज, 2 क्रोमी में तो 6 का चेंज। सर यहां पर X का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और सर यहां पर X का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो अगर मेरे से पूछे इसका इनफैक्टर कितना है, +2 से +7, तो इनफैक्टर 5 आएगा। यस बिल्कुल सही। X2O3 में X का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यहां +7 है, +3 से +7 4 का चेंज, X के 2 मोल हैं, तो इसका इनफैक्टर 4 दूनी 8 हो जाएगा। चेक करना जरा एक बार, क्या मैंने सही लिखा है क्या, यस क्या मैंने सही लिखा है क्या, क्या मैंने सही लिखा है क्या, चेक कर लो। 5 और 8 एन फैक्टर सही लिखा है, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे एक बात और बताओ भाई, ये जो XO4- बन रहा है ये कहां से बन रहा है, XO से बन रहा है, और X2O3 से भी बन रहा है। मतलब अगर मान लो XO से XO4- बनेगा,
अगर आपने इसका 1 मोल लिया तो XO4 माइनस का भी 1 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन आप खुद सोचो, H2O3 से अगर XO4 माइनस बनेगा तो रिएक्शन जब बैलेंस करोगे तो यहां 2 लिखोगे ना, मतलब जब आप इसका 1 मोल लोगे तो ये कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां से जो मोल्स ऑफ XO4 माइनस आएंगे वो किसके बराबर होंगे? मोल्स ऑफ XO4 माइनस जो आएंगे वो बराबर होंगे मोल्स ऑफ XO प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O3। अरे मुन्ना, एक बार के लिए देख, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं क्या तुझे? अरे बोलना यार। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अच्छा, हमें x का एटॉमिक मास चाहिए। हमें क्या चाहिए? x का एटॉमिक मास चाहिए। तो मान लेते हैं x का एटॉमिक मास, x का एटॉमिक मास x मान लेते हैं। लेट x का एटॉमिक मास x मान लेते हैं, है ना? अगर इसको x मान लिया तो इसमें से XO का जो मास है उसको m ग्राम मान लेते हैं और H2O3 का 2.198 माइनस m ग्राम मान लेते हैं। ऐसे मान ले अगर तुम कह दो तो इसके मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके जो मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये लगा दो। यस, ये लगा दे। बिल्कुल सर। और बताओ सर, आपको ये लगाने की जरूरत और नहीं है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में तो 104 माइनस के मोल दे रखे हैं। अरे बहुत बढ़िया, हमारा काम बन गया फिर। 0.0187 दीज आर द मोल्स ऑफ XO4 माइनस। एक्सो के मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? गिवन मास, एक्सो का मास कितना है हमारे पास? m डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास में x का एटॉमिक मास x माना और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो दिस इज द मोल्स ऑफ एक्सो और प्लस 2 इंटू इसका गिवन मास कितना हो जाएगा? 2.198 माइनस m डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होगा? देखो 2x प्लस 1648। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। लेकिन सर दिक्कत है, इस इक्वेशन से हमें x और m दोनों की वैल्यू नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, x भी वेरिएबल है और m भी वेरिएबल है। तो सर यहां पर लफड़ा हो गया। सर यहां पर लफड़ा हो गया। मैंने कहा भाई लफड़ा फड़ा कुछ नहीं हुआ। अब तू सोच और क्या कर सकता है इसमें। तू सोच इसमें और क्या कर सकता है। सोच, तूने मोल बैलेंस कर दिए। ये मोल वाला कॉन्सेप्ट क्यों मैंने काम में लिया? ये इसलिए काम में लिया क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में इसके मोल दे रखे हैं, तो मैंने मोल इक्वेट कर दिए। ठीक है साहब, एक इक्वेशन बना ली m और x में। अगर मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए ऐसी, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, m और x की वैल्यू मिल जाएगी और काम खत्म हो जाएगा मेरा। बोलो, आप मेरी बात को समझे क्या? भाई क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना। मैं मतलब इसी तरीके से सोचूंगा ना क्वेश्चन में। तो सर एक और चीज काम में ले सकते हो, K2Cr2O7 को काम में लो ना सर। आप ऐसे कहो ना कि जो इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 है सर, वो किसके बराबर होंगे? सर वो इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे XO प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O3। क्यों? क्योंकि साहब इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? यही तो कर रहा है। इसका मतलब इसके जो इक्विवेलेंट्स हैं इन दोनों के इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर होंगे। अरे सर मजा आ गया, मतलब क्या जबरदस्त चीज बताइए, एकदम जोरदार। तो इसके इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मोल्स इंटू एन फैक्टर। यस, इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इसके मोल्स कितने हैं सर? क्वेश्चन में दे रखे हैं K2Cr2O7 के मोल और इसका एन फैक्टर 6। लो जी, इसके इक्विवेलेंट आ गए, इज इक्वल टू, इसके लिए भी मोल्स इंटू एन फैक्टर लगा दूं। इसके मोल्स कितने एक्सो के? सर एक्सो के मोल ये रहे m अपॉन x प्लस 16, ये तो मोल्स हैं। इंटू इसका एन फैक्टर कितना है? एक्सो का एन फैक्टर क्वेश्चन में लिख दिया हमने 5 है, पहले लिख दिया था। प्लस H2O3 के इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसके मोल्स ये रहे 2.198 माइनस m डिवाइडेड बाय 2x प्लस 48 इंटू एन फैक्टर। और इसका एन फैक्टर कितना था सर? इसका एन फैक्टर था 8। लो जी सर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कीजिएगा, m की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। हमारे काम का है x, हमें x का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था और वो एटॉमिक मास यहां से इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। 100 के लगभग आएगा, है ना? चेक कर लेना, 100 के लगभग आएगा, है ना? लगभग कितना आएगा बेटा? लगभग ये 100 के इक्वल आएगा, लगभग 100 के इक्वल आएगा, है ना? इसको आप लोग देख लेना। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमने और बढ़िया ढंग से सॉल्व किया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और हैं, है ना? अब हम लोग कर नहीं पाएंगे। यस, अब मैं चाहता हूं आप लोग इनको खुद से ट्राई करें। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, एक बार करिएगा इसको आप लोग। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, है ना? ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करिएगा और अच्छी प्रिपरेशन के लिए
है ना। जैसा आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से हमें सॉल्व करना है। यस, पीवाईक्यू से हमें आइडिया लगता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोशिश करिए हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की, जैसे टाइट्रेशन में मैंने भाई नॉर्मल टाइट्रेशन तो हमें पता ही है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, मैंने बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन करवा दिए। बाकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना तुम्हें आता है यार, वो उस पर मैं 4 क्वेश्चन लेके आता कोई फायदा नहीं होता है ना। हमने वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कैसे इक्विवेलेंस में यूज करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे यूज करना है, नॉर्मेलिटी में क्या क्या इसका नॉर्मेलिटी के साथ कैसे यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस में, साथ में कैसे हम लोग ऑडियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किए थे ऑडियोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन हमने किए, एक क्लास में किया, एक आपको होमवर्क में दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली आपसे जेई का जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं एडवांस में, है ना। और बाकी कई बार आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। जैसे आप लोग अगर देखोगे ना तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। क्लास में हम लोगों ने किए खूब सारे। तो अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा विश्वास रखिए, प्रीवियस के क्वेश्चंस कीजिए प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग करना चाहते हो तो, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं, इनको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो अपना सेशन है उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, तो उसमें तो आसान ही रहेंगे, आसान क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।